वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हमने सारे लेक्चर्स में वी हैव कंप्लीटेड 150 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस इन ईच लेक्चर। तो आज जो हमारा 7th लेक्चर है, यहाँ पे अगले 25 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे जो आपके AIBE एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के 25 क्वेश्चंस की तरफ। उसके पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पे आपको जो प्रेप हॉरिजॉन ऐप है उसमें आपको कंप्लीट AIB 21 के लिए कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो PYQs है वो मॉक टेस्ट के थ्रू मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे। उसमें आपको क्या है, आप वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे। आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस होगी, वहां पे आप इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स भी उसी क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे AIB 21 के डेडिकेटेड बैच चल रहे हैं, वो मिलेंगे जो आपको कंप्लीट आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे एक ऐप में जाके कर सकते हैं। तो अब ऐप में आपको डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप iOS डिवाइस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐप स्टोर में जाके आप प्रेप हॉरिजॉन की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड डिवाइस तो गूगल प्ले पे जाके आप यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस में प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाके यू हैव टू रजिस्टर्ड, आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगे, वहां रजिस्टर करिए, देन आपको वहां पे पूरे फीचर्स आप फ्री में दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए बाकी आपको आगे चलते हैं हम क्लासेस की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आज का क्या सवाल है देखते हैं। पहला सवाल है कि अंडर BNSS इफ द FIR इज गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देन इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट विद इन कितने दिन में साइन करना जरूरी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 7 डेज, 2 डेज, 3 डेज या फिर 1 डे में। ठीक है, कितने दिन में आपको साइन करना जरूरी है जो भी पर्सन FIR जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल का क्या है कि देखिए सबसे पहले देखना है हमें, ये BNSS का क्वेश्चन है। तो BNSS के हिसाब से अगर FIR जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे ईमेल हो गया, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो गया, के थ्रू अगर इसके थ्रू दी जा रही है तो उस FIR को 3 दिन के अंदर साइन करना जरूरी है बाय द पर्सन, किस पर्सन के थ्रू, जो उसको दे रहा है। ठीक है, तो क्या का है कि 3 डेज के अंदर, मतलब हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक FIR होती है वो होती है कि जब कंप्लेन FIR को इलेक्ट्रॉनिकली भेजता है। ठीक है, जब कंप्लेनेंट FIR को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या जरूरत होती है, यहाँ पे लॉ कहता है कि जो है कंप्लेनेंट है अपने सिग्नेचर से उस FIR को वैलिडेट करना जरूरी है, उसको वैलिडेट करना चाहिए। इसका जो टाइम लिमिट दिया गया है, टाइम लिमिट है 3 दिन का, ताकि जो ऑथेंटिसिटी है वो कंफर्म की जा सके। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन में ऑथेंटिसिटी और मिसयूज का रिस्क होता है, इसलिए जो BNSS ने एक फिक्स्ड टाइमलाइन इसमें फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो दैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपका 3 डेज इज द करेक्ट आंसर। 3 डेज जो है इसकी टाइम लिमिट सेट की गई है। ओके, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेकंड सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अंडर BNSS व्हाट शैल बी द पावर्स ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, 4 ऑप्शंस ऑलरेडी हैव गिवन कि एग्जामाइन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 7 years और मोर। ठीक है, बट लेस देन 10 years, 7 साल या उससे ज्यादा, लेकिन कम होना चाहिए 10 साल से। एग्जामाइन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 5 years और मोर बट लेस देन 7 years।
ऑप्शन सी कह रहा है कि टू गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील, ठीक है, या फिर दोनों, बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर, दोनों सही होने वाले हैं। ठीक है, एक बार सवाल पढ़िए फिर हम देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात की गई है बीएनएसएस की। तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनके मेन पावर्स क्या होते हैं, पहले ये जान लीजिए। जो डिप्टी डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन के, उनका मेन पावर क्या है, पहला है कि पुलिस रिपोर्ट को एग्जामाइन और स्क्रूटनाइज करना उन केसेस में जहां पे ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 7 साल या फिर उससे ज्यादा, लेकिन वो 10 साल से कम कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सीरियस केसेस को जो मॉनिटर है वो मॉनिटर करना इनका जो है एक ड्यूटी है। इसके अलावा अपील फाइल करने का जो मैटर में अपनी ओपिनियन देना भी इनको बताया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा सही जो है, पहले तो ये देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 7 ईयर्स और मोर बट लेस देन 10 ईयर्स। बट हमारा जो ऑप्शन दिया गया था कि 5 साल या उससे ज्यादा बट लेस देन 7 ईयर्स, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे 5 साल से 7 साल वाली जो कैटेगरी है उनके ज्यूरिडिक्शन में स्पेशली मेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब है बोथ ए एंड सी सही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो सही जवाब है ये बोथ ए एंड सी है, क्योंकि हमने ये भी बात करी थी कि ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील्स ये भी इनका एक रूल होता है। किसका रूल होता है, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, नॉट ए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सॉरी, ए और सी हमारा सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पे बोथ ए एंड सी को सही बोला गया है। ठीक है, बोथ ए एंड सी जो है स्टेटमेंट ये फॉलो कर रहा है, करेक्ट। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूव करते हैं अगले सवाल पे। पहले यहाँ देख लीजिए आंसर आपका डी सही है। ठीक है, मूव किया जाए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अपॉन रिसिप्ट ऑफ मर्सी पिटिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल seek the comments of state government and make recommendation to the president within a period of 30 days from the date of receipt of comments from state government and records from superintendent of jail। फिर ऑप्शन बी कह रहा है 60 डेज के बारे में बात कर रहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। फिर बात कर रहा है ऑप्शन सी 15 डेज के बारे में, एंड ऑप्शन डी इज टॉकिंग अबाउट 45 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है, कितने दिन का सही होते हैं यहाँ पे, एक बार देखिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये प्रोविजन जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था मतलब बीएनएसएस से में मर्सी पिटीशन के प्रोसीजर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सबसे पहले जो हमारा इसमें कितने दिन सही होता है। यहाँ पे सबसे जो सही होता है वो 60 डेज सही होता है। कौन सा सही होता है हमारा, 60 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कि 60 डेज हमारा करेक्ट आंसर है, 60 डेज। ठीक है, क्यों सही है, देखिए बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जब मर्सी पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव होती है स्पेशली डेथ सेंटेंस केसेस में, तब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगती है। ठीक है, और उसके अलावा सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होते हैं उनसे रिकॉर्ड भी मंगवाए जाते हैं सारे। इसके अलावा होता है कि यहाँ पे इन सब डॉक्यूमेंट्स और जो कमेंट्स है वो रिसीव होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन के अंदर मतलब 60 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को अपनी जो है रिकमेंडेशंस भेजनी होती है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब 60 डेज, 60 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को। 60 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 187(2), सेक्शन 187(2) की बात हो रही है बीएनएसएस के कि द मजिस्ट्रेट may authorize the detention of the accused in custody for a term not exceeding 50 days, ठीक है, in the whole or in parts or at any time during the initial dash days of 60 days or 90 days as the case may
बी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 187(3) ऑफ BNSS। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है, कौन सा सही ऑप्शन है। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, समझने की कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहा है और कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे पहले सेक्शन आपसे पूछा गया है, तो पहले सेक्शन हाईलाइट करिएगा, ठीक है, कि इस सेक्शन की बात हो रही है, तो वहां पे आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो रिकॉल होगा, अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर तो सब कुछ गायब ही है ना, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बात की गई है, ठीक। तो ये जो प्रोविजन है, ये क्या कह रहा है कि देखिए ये जो प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन नंबर 187 क्लॉज 2 और सेक्शन और 187 क्लॉज 3 से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया ही था। तो यहाँ पे करेक्ट जो है हमारा आंसर होगा, वो होगा हमारा 40 और 60 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर 60 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि देखिए सेक्शन जैसे ही हमने देखा कि सेक्शन 187 जो है BNSS का, वो पुलिस कस्टडी और जो जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन नंबर देखते ही हमें ये पता चल गया कि वो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से रिलेट कर रहा है। तो मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज को टोटल 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। इसके अलावा ये है कि पूरे जो 15 दिन के में एक साथ या पार्ट्स में भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि एक साथ ही 15 दिन हो, कुछ कुछ करके भी 15 दिन हो सकते हैं। लेकिन ये जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी है, ये इनिशियल मतलब शुरुआत में 40 डेज, जब टोटल लिमिट 60 डेज हो तो उसमें 40 डेज आपको उस एक्यूज को वहां पे करा जाता है, या फिर इनिशियल 60 डेज मतलब जब टोटल लिमिट 90 डेज हो के अंदर ही दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलअप है, यहाँ पे आएगा 40 और 60 डेज। क्या आएगा यहाँ पे? देखिए मैं कर देती हूँ, तो यहाँ पे आएगा 40 और 60 डेज, क्योंकि यहाँ दो सेक्शन की बात हो रही है, तो एक में 40 डेज की बात की गई, एक में 60 डेज की। तो फाइनल आंसर इज जो हमारा है, मतलब 40 to 60 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, देन हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स प्रेजेंट इन CRPC हैज बीन रिमूव्ड इन BNSS। इनमें से कौन सा कोर्स है, ठीक है, कोड है जो प्रेजेंट था CRPC में, बट BNSS में वो हटा दिया गया है, वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेट कर रहा है? CRPC से, और जो है उसके अलावा ये कर रहा है BNSS से, ठीक है। ये कोड के स्ट्रक्चर से हैं, ठीक है, दोनों कोड के स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो है CRPC जो है 1973 में अलग से कैटेगरी होती थी, उसमें उसमें थी कैटेगरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, और स्पेशल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। लेकिन BNSS जो 2023 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो है सेपरेट कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। BNSS में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो है सेपरेट जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हटा दिया गया था, और अब जो है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, ठीक है। तो कौन सा हटाया गया है यहाँ पे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा रिमूव किया गया है हमारे BNSS में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट या इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं? इंक्वायरी मीन्स every inquiry including a trial conducted under the BNSS by a magistrate or court। फिर है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर द BNSS बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। फिर है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द BNSS फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट, ओके। फिर दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या सही होने वाला है?
कौन सा ऑप्शन सही है कि सारे सही हैं? बताइए क्या सही आंसर है इसका। एक बार देख लीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़िए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया हुआ है, यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के इंटरप्रिटेशन क्लॉज से रिलेटेड है। कौन से क्लॉज से? इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? करेक्ट आंसर है कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्ट, मतलब एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्ट अंडर द बीएनएसएस बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, आंसर तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट क्यों है ये भी तो जानना जरूरी है कि आंसर सही है तो क्यों है। ठीक है, देखिए यहाँ जो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए जो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है। इंक्वायरी का मतलब है कि हर वो इंक्वायरी जो ट्रायल नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा बीएनएसएस के जो अंडर में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है 1 गलत है, क्योंकि उसमें ट्रायल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। उसमें क्या किया गया है कि ट्रायल को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एविडेंस कलेक्ट करने की जो प्रोसीडिंग होती है, जो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड जो पर्सन है वो कंडक्ट करता है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन 3 में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के अंडर में ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं करते हैं, ये पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी हमारा गलत है। तो इस वजह से जो हमारा ऑल ऑफ द एबव दिया गया है, मतलब ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है, एंड दिस वन ऑल्सो गलत। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ठीक है, मार्क करिएगा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है? क्वेश्चन देखिए क्या बात की गई है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट ऑर्डर द अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट विद द एनफोर्समेंट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी बीएनएसएस से रिलेटेड है, एंटीसिपेटरी बेल प्लीज सेक्शन 197, प्लीज सेक्शन 197 ऑफ द बीएनएसएस डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बात की गई है कि जो हमारा सेक्शन 197 है बीएनएसएस का, वो किससे डील करता है? ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ऑफेंस ट्रायबल वेयर एन एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस इंस्यूज, या प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। ठीक है, सही जवाब क्या है इसमें? सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शंस देखिए क्या है इसका सही जवाब। देखिए पहले क्या है कि सवाल समझने की कोशिश करिए कि ये जो क्वेश्चन है ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट के एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने बीएनएसएस के इन्फोर्समेंट के बाद सेक्शन जो है 197 बीएनएसएस को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो सही आंसर है। कौन सा है? कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही दिया है। नहीं, यहाँ एक सेकंड रुकेगा कि यहाँ पे जो है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल है, बट ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल है। यहाँ पे दिया गया है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ये नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा होगा प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, तो क्यों है ये भी समझ लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बीएनएसएस के अप्लाई होने के बाद जो सेक्शन 197 बीएनएसएस का है वो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड। ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली वही प्रिंसिपल फॉलो करता है जो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 177 में था। करेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंक्वायरी या ट्रायल उसी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में होगी जहां पे ऑफेंस जो है वो कमिटेड हुआ हो। ठीक है, जहां पे ऑफेंस जो है कमिट हुआ हो। जब तक बीएनएसएस किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए अलग प्रोविजन ना दे, ठीक है, जब तक कि बीएनएसएस किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए अलग से प्रोविजन ना दे तब तक का ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है हमारे आंसर में पहला ए बताया गया है, बट ये गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट जो हेडिंग नहीं दी गई है। ठीक, यहाँ पे जो है दूसरा क्या है, ऑफेंस ट्रायबल वेयर एन एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सेक्शन नंबर 198 के टाइप प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या दिया है कि प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस, ये भी हमारा रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अलग से स्पेसिफाइड सेक्शन का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। मार्क करिएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ की बात हो रही है, एक सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेस इज, मतलब मुस्लिम लॉ में एक सुन्नी की जो मैरिज है वो बिना विटनेस के क्या होती है, वॉइड, इरेगुलर, रेगुलर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या होती है। ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है क्वेश्चन। कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर तो दिख गया कि इरेगुलर होती है। क्यों होती है ये देखिए। देखिए सुन्नी जो मुस्लिम लॉ के जो अकॉर्डिंग जो निकाह होता है, मतलब जो मुस्लिम्स में शादी के लिए विटनेस में 2 मेल या 1 मेल प्लस 2 फीमेल का होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर विटनेस नहीं होते हैं तो मैरिज जो है वॉइड मतलब बातिल नहीं होती है। ठीक है, बल्कि इरेगुलर मतलब फसीद मानी जाती है। मतलब फिर से और मतलब इसका और इजी वे में समझते हैं कि अगर मैरिज कंप्लीटली इलीगल नहीं है, इसमें इसमें जो मैरिज है वो कंप्लीटली इलीगल नहीं होती है, लेकिन जब तक जो है विटनेस अरेंज नहीं होते तब तक वो इरेगुलर स्टेटस में रहती है। ठीक है, तो एक ये भी चीज जान लीजिए, यहाँ पे जो शिया लॉ में सिचुएशन जो है डिफरेंट होती है, विटनेस मैंडेटरी नहीं होते। ठीक है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, सुन्नी लॉ की। सुन्नी मुस्लिम लॉ और शिया मुस्लिम लॉ में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है इरेगुलर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका। इरेगुलर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे शादी को इरेगुलर माना जाता है। ठीक है, अगर वहां पे कोई विटनेस नहीं है तो। करेक्ट, मूव करें अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बात कर रहा है। यहाँ पे बात की है कि अंडर मुस्लिम लॉ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ट्रिपल तलाक वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ट्रिपल तलाक की बात की गई है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये देख के आपको एक याद आ गया होगा, यहाँ पे कौन सी मूवी आई थी अभी अभी रिसेंटली, कौन सी मूवी आई थी जो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, इमरान हाशमी, और उसमें कौन सी हीरोइन है वो? हाँ, हक मूवी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो है कौन सा केस था वो, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा है, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करेक्ट है। यहाँ पे ट्रिपल तलाक के वजह से ये मूवी भी बनी, क्योंकि ये स्टोरी जो थी वो रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। ठीक है, इमरान हाशमी और यामी गौतम की मूवी थी ये, तो ये आपको अब याद रहेगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। इस केस के बारे में याद रहेगा कि यहाँ जो पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर तो हमें पता चल गया है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था। ठीक है, जिसमें ट्रिपल तलाक जो है, तलाक ए बिद्दत भी बोलते हैं उसको, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया गया था। क्यों डिक्लेयर किया गया था? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि इंस्टेंट जो है ट्रिपल तलाक जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है और ये इस्लामिक लॉ का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए जो ट्रिपल तलाक का जो है वो इनवैलिड करार कर दिया गया था। बोला गया था कि जो ट्रिपल तलाक है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल बात कर रहा है कि हु इज नॉट ए गार्जियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 की बात हो रही है ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है नेचुरल गार्जियन,
testamentary guardian, ad hoc guardian, and a person empowered to act as guardian under any enactment relating to any court of ward. ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है इसमें? कौन सा आंसर सही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 4 से बात हो रही है, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 से रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो गार्जियन में इंक्लूड होते हैं वो होते हैं नेचुरल गार्जियन, टेस्टमेंट्री गार्जियन, गार्जियन जो है अपॉइंटेड बाय और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, जो गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं या फिर कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया गया है, और एक पर्सन जो एम्पावर टू एक्ट एज गार्जियन अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन जो एड हॉक गार्जियन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इसलिए जो ऑप्शन गार्जियन नहीं है वो है एड हॉक गार्जियन, ठीक है। कौन सा गार्जियन, कौन सा ऑप्शन है इसमें? एड हॉक गार्जियन है, जिसमें ये एड हॉक गार्जियन को इसमें नहीं माना गया है एज ए गार्जियन अंडर सेक्शन 4 ऑफ माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो करेक्ट आंसर है हमारा एड हॉक गार्जियन, जो कि गार्जियन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, और ये गार्जियन नहीं माने गए हैं। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखा जाए। आई होप यहाँ तक आपको सवाल समझ आए होंगे, ठीक है। मूव करें अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? बात कर रहा है कि व्हाट आर द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर। एंशिएंट सोर्सेज मतलब पुराने सोर्सेज, पुराने जमाने के। तो हिंदू लॉ क्या है? कस्टम, श्रुति, प्रेसिडेंट। श्रुति वेदास, कस्टम लेजिस्लेशन, स्मृतिज कस्टम प्रेसिडेंट, श्रुति स्मृति कस्टम डाइजेस्ट एक्सेट्रा। तो क्या है सही आंसर? पुराने जो है, जो पुराने पूछे गए हैं सोर्सेज एंशिएंट टाइम के हिंदू लॉज के, वो क्या हैं? क्या लगता है आपको? देखिए जो एंशिएंट सोर्सेज थे हिंदू लॉज के, तो ट्रेडिशनली ये जो है माने जाते हैं, ट्रेडिशनली ये अभी भी माने जाते हैं। तो इसमें जो श्रुति बात हो रही है, श्रुति है सबसे प्रमुख सोर्स है जिसको वेदास बोलते हैं, ठीक। स्मृति क्या होता है? जो स्मृति है वो मनु स्मृति सुना होगा आपने, ठीक है, यजनल बल का स्मृति बोलते हैं, वो होते हैं इसमें। और कस्टम जो होते हैं जैसे लॉन्ग स्टैब्लिश प्रैक्टिस जो सोसाइटी में फॉलो होते आए हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज की बात हुई है, तो जैसे मिताक्षरा, ठीक है, दया भाग, इसी तरह के और जो स्मृतिज को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट और जो लेजिस्लेशन मॉडर्न सोर्सेज होते हैं, एंशियंट सोर्सेज नहीं होते। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या है, क्योंकि हमने चारों चीज की बात करी है, चारों रिलेट करते हैं, मतलब श्रुति, स्मृति, कस्टम एंड डाइजेस्ट। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये चारों चीजें कवर होती हैं जो हमारे एंशिएंट सोर्स हैं हिंदू लॉज के बारे में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो मूव करा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर BSA an accomplice is a competent witness under competent witness under सेक्शन यहाँ पे दिए हैं आपको 4। कौन से सेक्शन के बारे में बात हो रही है? कौन सा सेक्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखेंगे कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जो 2023 इससे रिलेट है। तो यहाँ पे एक एकम्प्लिश को क्लियरली जो है कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया है, ठीक है। ये प्रोविजन सेक्शन 138 BSA में दिया गया है। कौन सा सेक्शन है? 138, जो हमारे इसमें भी मेंशन है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। सेक्शन 138 में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एकम्प्लिश क्या है कि जो किसी क्राइम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो और बाद में कोर्ट में टेस्टिमनी दे, ठीक है। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? मतलब क्या है कि सेक्शन 138 कहता है कि एकम्प्लिश जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसकी जो टेस्टिमनी है उस पर कन्विक्शन हो सकती है अगर वो कॉरोबोरेटेड हो, ठीक। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो ये प्रोविजन है वो सेक्शन 133 में था, ठीक, पर अब वो BSA में सेक्शन जो है 138 बन गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? हमने तो इतनी बार 138 की बात कर ली, तो करेक्ट आंसर हमारा है 138,
मतलब सेक्शन 138 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, पढ़िए कि अंडर बीएसए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, जो नीचे प्रोविजन दिए हैं इनमें से डील्स विद द कम्युनिकेशन बाय ए क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज नॉट परमिटेड टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, 4 सेक्शंस की बात हो रही है, तो क्या है सही, क्या है सही? देखिए यहाँ पे बीएसए में जो है, जो बीएसए में बात की गई है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एडवोकेट क्लाइंट जो प्रिविलेज है का प्रोविजन सेक्शन 132 में दिया गया है। ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट के द्वारा की गई कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक क्लाइंट कंसेंट ना दे। ठीक है, जब तक क्लाइंट कंसेंट ना दे तब तक ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये जो है पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 का इक्वलेंट है। कौन सा है? 126 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, आंसर क्या हुआ? जो हमने सेक्शन बात करी है 132। ठीक है, सेक्शन 132 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 132 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि अंडर बीएसए कोर्ट विल प्रस्यूम an abatement of suicide by a married woman when it is shown that she committed suicide within a period of dash of her marriage। कितने साल के अंदर जो है उसने सुसाइड किया है? 3 साल, 5 साल, 7 years या फिर 10 years। ठीक है, कितने साल के अंदर होना होगा तो ये किया जाएगा कंसिडर। तो क्या कहा जाए यहाँ पे? क्वेश्चन देखिए एक बार देन। देखिए बीएसए के अकॉर्डिंग, बीएसए क्या कहता है? बीएसए के अकॉर्डिंग जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 113 ए के इक्वलेंट बताया गया। ये कौन सा पुराना था? 113 ए का। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई मैरिड वुमेन, कोई शादीशुदा औरत अपनी शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड करती है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ भर दीजिए 7 साल, मतलब ऑप्शन सी 7 years के अंदर सुसाइड करती है और ये प्रूव हो जाता है कि उसे हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने क्रूएल्टी की थी, उसके साथ मिसबिहेव किया था, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था या किसी भी तरह की क्रूएल्टी हुई थी, तो कोर्ट परस्यूम कर सकती है कि सुसाइड का जो एबेटमेंट है हस्बैंड या रिलेटिव ने किया है। ठीक है, अगर टाइम पीरियड 7 साल है या उससे कम। ठीक है, इसलिए जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया हमारा ऑप्शन क्या है? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, मतलब 7 साल जो है वो डेट ऑफ मैरिज के होना चाहिए, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 years यहाँ पे लिख दीजिए, 7 years फिलअप में। ठीक है, 7 साल का बात हुई है, 7 साल के अंदर होना चाहिए जो टाइम पीरियड है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि अपॉन रिसिप्ट ऑफ मर्सी पिटिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल seek the comments of state government and make recommendations to the president within a period of 30 days, 60 days, 15 days या 45 days। देखिए यहाँ पे जो सही है, देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या बात है, 60 डेज की बात होगी। ठीक है, 60 दिन के अंदर जो है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। ठीक है, तो ये क्या बात हुई है कि यहाँ पे जो है कि ये प्रोविजन जो है बीएनएसएस के मर्सी पिटिशन प्रोसीजर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है कि बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जब मर्सी पिटिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगती है और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल से रिलेवेंट रिकॉर्ड भी मंगवाए जाते हैं। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हुआ है शायद। ठीक है, इन सब डॉक्यूमेंट्स और कमेंट्स रिसीव होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन भेजनी होती है। ठीक है, तो चलिए रिवाइज हो गया आपका कि 60 दिन के अंदर होता है। ठीक है, याद रहेगा, रिवीजन हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 60 डेज होता है यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं कि अंडर आईए बीएसए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द नेक्रो एनालिसिस, ठीक है, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट विदाउट कंसेंट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगड़, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, नंदिनी सातपाथी वर्सेस पीएल दानी और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में होल्ड किया था कि क्या कहा था कि नेक्रो एनालिसिस टेस्ट जो होता है और पॉलीग्राफिक टेस्ट जो यहाँ पे बात की गई है एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये अगर बिना एक्यूज की कंसेंट के किए जाते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 23 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन होता है, ठीक है, आर्टिकल 20 और क्लॉज 3 में। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी एक्यूज को अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसमें उसका कंसेंट होना जरूरी है। ऐसे ही जो साइंटिफिक टेक्निक जो है बिना कंसेंट के यूज नहीं किए जा सकते, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। लेकिन जान लेते हैं कि बाकी जो केस दिए हैं इनको क्या है, इन्होंने क्या कहा है, ये भी जान लीजिए, ये भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि बाकी जो केसेस हैं वो उनमें किस चीज की बात हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगड़, ये था 1962 का। इसमें क्या है कि इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन का स्कोप डिफाइन किया गया था, लेकिन नार्को टेस्ट पर नहीं था, ठीक है, नार्को टेस्ट पर नहीं था ये। इसके अलावा जो है कि जो है यहाँ पे नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी जो 1978 का केस है, इसमें बात हुई थी कि पुलिस जो इंटेरोगेशन और आर्टिकल 23 के स्कोप पर था ये, ठीक। अगला क्या है हमारे पास, इसकी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम जो 2003 का केस है, ठीक है, ये जो है ये इस इशू से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द बीएसए, ठीक है, बीएसए की बात हुई है, प्रोवाइड्स फॉर एडमाइजिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन दिए हैं हमारे पास 60, 61, 63 एंड 66, ठीक है। कौन सा सेक्शन रिलेट कर रहा है, कौन सा सही है इसका आंसर? देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है हमारा ये किससे रिलेट है, बीएसए से, ठीक है। इसके जो सेकेंडरी एविडेंस से रिलेट किया गया, बीएसए के जो सेकेंडरी एविडेंस है उससे रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, पहले ये जान लेंगे कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 63 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सेक्शन नंबर 63, मतलब हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों करेक्ट है? सेक्शन सी में देखिए, बीएसए में जो है, एक बार बात कर लेते हैं कि सेक्शन जो 60 एंड 61 जो है वो डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ और प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड है। जो हमारा 60, 61 है डॉक्यूमेंट से प्रूफ और प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड है। 63 जो है वो सेकेंडरी जो एविडेंस होता है उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में प्रोविजन देता है, ठीक है, 63। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 66 है ये बात करता है सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले जो नोटिस देने की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, नोटिस देने की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसलिए जो सेक्शन यहाँ पे स्पेसिफिकली सेकेंडरी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी डील करता है वो है सेक्शन नंबर हमारा कौन सा, 63, ठीक है। तो हमारा आंसर है सेक्शन नंबर 63 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, कोशिश करिए समझने की। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि अंडर बीएसए कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज, ठीक है, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल मतलब प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, इनएडमिसिबल एविडेंस या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा सही है, कौन सा सही है? देखिए, ये जो प्रोविजन है ये भी जो है बीएसए के से रिलेटेड है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट और एविडेंस से रिलेटेड जो है बात की गई है। तो यहाँ पे जो है मेरा सबसे जो सही है कि यहाँ जो सेकेंडरी एविडेंस होता है उससे कॉपी किया जाता है, माने सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। ऑप्शन बी जो हमारा सेकेंडरी एविडेंस है,
क्यों होता है? क्योंकि देख लीजिए सेकेंडरी एविडेंस हमारा सही ऑप्शन है, बट प्राइमरी क्या कहता है? प्राइमरी जो एविडेंस होता है उसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो खुद ही प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस होता है उसमें इंक्लूड होता है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल से जो कॉपीज मेड हुई हैं वो सेकेंडरी एविडेंस है, और कॉपीज जो है कंपेयर की गई हैं विद द ओरिजिनल से जो कंपेयर की गई हैं, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, ये भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए जो कॉपीज मेड फ्रॉम द और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल है वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स के में, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स जो सेकेंडरी एविडेंस में माना जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 63 के सिमिलर है। कौन सा है? पुराने एविडेंस से सेक्शन नंबर 63 से सिमिलर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द बीएसए प्रोवाइड्स दैट फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। जो फैक्ट्स है एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। तो यहाँ पे 4 सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। 4 सेक्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे जो प्रोविजन है ये भी बीएसए से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेंगे कि सेक्शन नंबर 56 की बात हो रही है। हमारा जो करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 56 है, ठीक है। 56 है, क्यों है? क्योंकि बीएसए का जो सेक्शन 56 है वो क्लियरली मतलब साफ साफ बताता है कि फैक्ट जो है वो एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। जो फैक्ट्स हैं एडमिट किए गए हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इजी वे में समझ लेते हैं कि अगर जो कोई भी फैक्ट है उसको पार्टीज ने एडमिट कर लिया है तो कोर्ट में या प्लीडिंग्स में, तो उस फैक्ट को अलग से एविडेंस देकर प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये प्रोविजन जो है पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 58 से आया है। कौन सा? सेक्शन नंबर 58 से लिया गया है, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट से, ठीक है। उसका इक्वलेंट माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही है? सेक्शन नंबर 56, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट ऑर्डर द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट with the enforcement of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, anticipatory bail plea would now be maintainable in NDPS Act cases in the state of Uttar Pradesh as the previous bar under the state CRPC amendment has effectively been repealed by the BNSS। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक बार ऑप्शंस पढ़िए कि यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, कौन से केस दिए हैं, कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 4 ऑप्शंस हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे रिलेटेबल है, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे है सुधीर कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी है, ठीक है। इस फिर ये जानना भी जरूरी है कि ये है आंसर तो क्यों सही है। देखिए ये जो केस है हमारा सुधीर कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इसमें क्या है कि देख इलाहाबाद में हाई कोर्ट ने इस केस में एक होल्ड किया था कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इन्फोर्समेंट के बाद, मतलब बीएनएसएस जब आया था उसके इन्फोर्समेंट के बाद यूपी का जो सीआरपीसी स्टेट अमेंडमेंट था जिसमें एनडीपीएस केस में एंटीसिपेटरी जो बेल पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है, वो बीएनएसएस के आने से इफेक्टिवली रिपील हो गया, ठीक है। इसलिए जो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था, इसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया था कि एनडीपीएस एक्ट केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल जो है अब मेंटेनेबल होगी, और वो कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये केस उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो है कि जो बेल प्ली अब मेंटेनेबल होगी उत्तर प्रदेश में, जो सब्जेक्ट है तो मेरिट्स के रिलेट से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, सुधीर कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 170। करेक्ट।
ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा था, ऑप्शंस भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अंडर BNSS हाउ मच टाइम शैल बी गिवन बाय द कोर्ट्स? ठीक है, टाइम की बात हो रही है। हाउ मच टाइम शैल बी गिवन बाय द कोर्ट टू वर्क आउट ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन? ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। ठीक है, कितने दिन की बात हो रही है, क्या टाइम पीरियड है, बताइए। देखिए, ये जो प्रोविजन है ये BNSS के प्ली बार्गेनिंग मतलब म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी नॉट एक्सीडिंग 60 डेज होने वाला है। करेक्ट आंसर है कि नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि देखिए, BNSS के अकॉर्डिंग जब म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन प्ली बार्गेनिंग टाइप सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन देता है, ठीक है, तो कोर्ट पार्टीज को मैटर सेटल करने का अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, कोर्ट जो है पार्टीज को मैटर जो है सेटल करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट इस पर्पज के लिए जो है मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 60 डेज मतलब मैक्सिमम 60 डेज देता है। ठीक है, कोर्ट की तरफ से मैक्सिमम 60 डेज मिलते हैं, जिसमें पार्टीज आपस में जो है सेटिस्फैक्ट्री जो है सेटलमेंट कर सके, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट जो होता है वो कर सकें, उसके लिए 60 दिन दिए जाते हैं जो कि मैक्सिमम है। तो करेक्ट आंसर हमारा है नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। ठीक है, करेक्ट। मूव किया जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि एनी पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड ए टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 306, सेक्शन 306 और सेक्शन 307 CRPC का हैज ईदर बाय willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made. हु विल क्लैरिफाई दिस फैक्ट? कौन क्लैरिफाई करेगा इस फैक्ट को? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशन जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट? ठीक है, कौन क्लैरिफाई करेगा, किसका ड्यूटी है इसको क्लैरिफाई करना? देखिए, यहाँ पे कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये क्यों है? क्योंकि देख CRPC, ठीक है, CRPC क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन नंबर 308, कौन सा सेक्शन 308, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन जिसे सेक्शन 306 या 307 के अंडर पार्डन दिया गया हो तो वो कंडीशन वायलेट करता है, अगर जैसे कि कोई भी सच अगर छुपा रहा है या कोई झूठी गवाही देता है, तो ये सर्टिफाई करेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कि उसने पार्डन की कंडीशन कंप्लाई नहीं की। ठीक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो सर्टिफिकेशन होने के बाद ही उस व्यक्ति पर ट्रायल प्रोसेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉरी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये ड्यूटी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक आ गया, थोड़ा उधर चलो, बस लॉक हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ये दिस विल सर्टिफाई दिस फैक्ट, हु विल सर्टिफाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल सर्टिफाई दिस फैक्ट। ठीक है, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस में नॉट बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल गिवन अंडर सेक्शन 321 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, एडल्ट्री, बाइगेमी, हाउस ट्रेसपास या फिर कॉजिंग हर्ट। ठीक है, पहले ये समझने की कोशिश करिए कि किससे रिलेटेड किया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
देखिए ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 320(1), कौन सा 320(1), 321 से रिलेट है, जिसका मतलब है कि ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन जो 321 जो है, ये टेबल में कुछ ऑफेंसेस को स्पेसिफाइड पर्सन्स के द्वारा कंपाउंड करने की परमिशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो दिए हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे सब जो सही क्या है कि यहाँ पे बाइगेमी, बाइगेमी इज योर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाइगेमी है। ठीक है, देख भी लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो दिया गया हमारे पास एडल्ट्री, एडल्ट्री जो दिया है, एडल्ट्री का क्या है, एडल्ट्री है आईपीसी सेक्शन 497 का, कि पहले जो कंपाउंडेबल था कि हस्बैंड के द्वारा, लेकिन अब ऑफेंस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है कि हाउस ट्रेसपास, जो ये दिया गया है हाउस ट्रेसपास, ये क्या है कि ये कंपाउंडेबल होता है। ठीक, इसके अलावा दिया है हमारे पास कि कॉजिंग हर्ट, कॉजिंग हर्ट क्या है, ये आईपीसी 323 का है, आईपीसी 323। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कंपाउंडेबल है। ठीक, इसके अलावा जो बाइगेमी होता है, ठीक है, ये आईपीसी सेक्शन 494 का होता है, ये ऑफेंस सेक्शन 320(1) के अंदर कंपाउंडेबल नहीं है। इसलिए जो ऑफेंस थर्ड कॉलम के पर्सन के द्वारा कंपाउंड नहीं किया जा सकता वो ही बाइगेमी है। ठीक है, कौन सा, कि वो ऑफेंस जो थर्ड कॉलम, ये बाइगेमी है कि वो ऑफेंस जो थर्ड कॉलम के पर्सन के द्वारा कंपाउंड नहीं किया जा सकता वो ही बाइगेमी होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर समझ गए, करेक्ट आंसर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि sentence of death awarded by court of sessions, the proceeding shall be submitted to confirmation before the state government, the central government, the high court, the supreme court। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या है करेक्ट आंसर, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोविजन है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीआरपीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, पहले हम जान लेंगे कि यहाँ पे दो हाई कोर्ट, मतलब क्या दिया है, द हाई कोर्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 366 के अकॉर्डिंग, कौन सा है सेक्शन नंबर 366, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 366 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट ऑफ सेशंस किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस देता है, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस है तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब हाई कोर्ट उसकी कंफर्मेशन ना कर दे। ठीक है, कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक हाई कोर्ट उसकी कंफर्मेशन ना कर दे। ठीक है, इस प्रोसेस को कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस कहा जाता है। ये हाई कोर्ट के पूरे एविडेंस को दोबारा एग्जामाइन करता है और फिर डिसाइड करता है कि डेथ सेंटेंस जो है वो कंफर्म करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हुआ, हाई कोर्ट। ठीक है, योर हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है, कि ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बाइलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, फिर है एन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट may himself arrest or order any person to arrest the offender when any offense is committed in his presence and within his jurisdiction। ठीक है, इसके अलावा है कि any police officer may arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant who has been concerned in any cognizable offense। या फिर all A, B और C, मतलब ऊपर के दिए तीनों और जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, क्या कहना है आप लोगों का, क्या कहना है आप लोगों का। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीआरपीसी से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि सीआरपीसी के अरेस्ट प्रोविजन में ये
सीआरपीसी के जो अरेस्ट प्रोविजन है उससे रिलेट करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है हमारा ऑप्शन, पहला क्या दिया है, पहली बात कर रहा है प्राइवेट पर्सन के बारे में कि प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि प्राइवेट पर्सन के जो अरेस्ट के बारे में बात है, तो इसमें सीआरपीसी सेक्शन नंबर 43, यहाँ पे हम लिखते हैं सीआरपीसी सेक्शन नंबर 43 के अकॉर्डिंग, ठीक, कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति को जो उसके सामने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है। करेक्ट, ये तो सही बात है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। ठीक है, ये हमारा जो है स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, मतलब यहाँ बात हो रही है मजिस्ट्रेट के पावर के बारे में। तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 44, यहाँ पे जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर है 44 से रिलेट है। ठीक है, इसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे सकते हैं अगर ऑफेंस उनकी प्रेजेंस में है और उनके जुरिडिक्शन में कमिट की हुआ हो। ठीक, तो ये हमारा भी स्टेटमेंट सही ही है। ठीक है, स्टेटमेंट ए सही हो गया हमारा, स्टेटमेंट बी सही हो गया। स्टेटमेंट सी बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर के बारे में। स्टेटमेंट सी किसके बारे में बात कर रहा है, पुलिस ऑफिसर के बारे में। इसमें क्या है कि सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 41 के अंदर आता है। ये कौन सा सेक्शन है, 41 के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सीआरपीसी का जो 41 सेक्शन है वो बात करता है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकते हैं अगर अगर जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मतलब क्या हुआ हमारा आंसर, हमारे ए बी और सी तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन ही हमने कंप्लीट किए एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी केस में आपको कोई डाउट होता है, नहीं समझ आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये चीज़, जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने प्रिपरेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रेप हॉरिजॉन ऐप पर आपको कंप्लीट A to Z पूरा आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐप में रजिस्टर करिए एंड वहाँ पे जाके फीचर्स जो है एक्सप्लोर करिए। करेक्ट, ठीक है, चलिए, ये मैंने पहले बताया कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द पास्ट क्वेश्चंस जो आपने अभी तक अपने क्लासेस में किए हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए, रीड आउट करते रहिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिकॉल करने में इजी होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।